अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं रिव्यू लेके आया हूँ टोयोटा प्रियस अल्फा का। गाड़ी के बारे में हम अभी बात करते हैं, उससे पहले आई हैव एन अपॉलजी टू मेक, क्योंकि मैंने पिछले 5 से 6 महीने के अंदर कोई अपलोड नहीं किया, तो आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू एवरीवन जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड यू शोन सो मच पेशेंस एंड फॉर ऑल योर कमेंट्स। मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ और कोशिश भी करता हूँ उन पर रिप्लाई करूँ। तो थैंक यू वेरी मच for watching my videos and thank you very much for subscribing to the channel. Inshallah I won't let you guys down this time और मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर कम से कम महीने में 2 से 3 अपलोड्स किया करूँ। तो let's start the show, let's start this review। तो अब बात करते हैं गाड़ी की। तो टोयोटा ने 3rd जनरेशन प्रियस के साथ पॉलिसी अपनी फिलॉसफी को मुख्तलिफ किया था, क्योंकि इससे पहले तक प्रियस सिर्फ एक मॉडल होती थी, मगर इस बार उन्होंने प्रियस का नाम 3 गाड़ियों के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया था। एक द रेगुलर प्रियस, उसके अलावा एक थी प्रियस सी जो कि उनकी कॉम्पैक्ट गाड़ी थी, नोन एज द टोयोटा एक्वा हियर इन पाकिस्तान, and the Prius Alpha. This one, you can call this family version of the Prius. This came with a 5-seater version or a 7-seater version as well. तो पावर ट्रेन एक्वा की फ़र्क है, मगर प्रियस और प्रियस अल्फा की एक ही आती है, और वो है 1.8 लीटर इंजन विद अ हाइब्रिड पावर ट्रेन, और ये तकरीबन 140 हॉर्स पावर बनाता है एंड इट इज़ मेटेड टू अ CVT ट्रांसमिशन। तो टोयोटा ने प्रियस की लाइनअप को और ज़्यादा डिज़ायरेबल करने के लिए, और ज़्यादा डिफरेंट नीशेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये 5 और 7-सीटर वर्जन अल्फा का निकाला था एंड it combines the good great fuel economy of the regular Prius, और उसके साथ थोड़ी उन्होंने additional practicality दी थी। This one is a 5-seater version, so it has plenty of space in the back, और इसके अलावा इसकी जो बूट भी है वो भी बड़ी मुनासिब है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेयर टायर रखा हुआ है, वरना वैसे दिस इज़ अ प्रीटी डीप बूट ओवर हेयर। तो जो 7-सीटर वर्जन होता है वहाँ पे यहाँ पे 2 पीछे एडिशनल सीट्स भी आ जाती हैं, मगर जो 7-सीटर है उसके अंदर स्पेस इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होती पिछले वाले पैसेंजर्स के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे ही उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो प्रियस की तरह अल्फा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिम लेवल्स आते थे। एस होता था, SLED होता था, G होता था, GLED होता था, और भी काफ़ी ज़्यादा G टोरिंग काफ़ी वर्जन होते थे, अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, मगर दिस इज़ अ मिड स्पेक वर्जन। ये SLED है विद दीज रियली नाइस LED हेडलाइट्स। तो रेगुलरली प्रियस जो है ये वाली अल्फा 16 इंच रिम्स के साथ आती है, मगर जब ये गाड़ी इंपोर्ट हुई थी तो जो इसने भी एक पहले रखी हुई थी उसने बड़े खूबसूरत 17 इंच अलॉयज पहले से ही लगाए हुए थे। तो लुक्स के अंदर अल्फा जो है, जो रेगुलर प्रियस है उसका थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन लगती है, अ लिटिल बिट मोर राउंडेड। खास तौर पे जब आप इसके पीछे आके देखते हैं तो पीछे जहाँ पे आपकी जो रेगुलर प्रियस होती है वो थोड़ी सी एंगुलर सी, थोड़ी सी एजी सी लगती है। सो दिस हैज़ अ लॉट मोर ऑफ अ राउंडेड अपीयरेंस, मतलब बेसिकली मिनी वैन जिस तरह की स्टाइलिंग होती है उसी तरह की है। नॉट पर्टिकुलरली ऑफेंसिव एंड अ लिटिल बिट ब्लैंड, मगर ये कि स्टिल लुक्स प्रिटी डिसेंट ऑन द रोड। तो स्टेपिंग इनसाइड हमारे पास कीलेस एंट्री है एज यू वुड एक्सपेक्ट। तो इसकी इंटीरियर स्टाइलिंग काफ़ी यूनिक है, एक्वा से भी मुख्तलिफ है, और जो रेगुलर प्रियस है उसकी निस्बत भी मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बिनिकल आता है वो सारा का सारा हमारा सेंटर में आ जाता है, और उसी तरह यानी नीचे हमारी बाकी कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा नीचे नेविगेशन है, इधर ही हमारा पावर स्टॉप स्टार्ट है एंड योर पार्किंग का बटन, और यहाँ पे आपका जो गियर सेलेक्टर भी है सारा का सारा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, और यहाँ पे ही हमें नीचे क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और ग्लव बॉक्सेस वी हैव 2 ऑफ देम ओवर हियर। कैबिन क्वालिटी फिट फिनिश के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, और ये कि कोई गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, तकरीबन 1,80,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, एंड देयर आर नो स्क्वीक्स एंड रैटल्स एट ऑल। तो वो तो जापानीज रिलायबिलिटी है, जापानीज बिल्ड क्वालिटी तो इज़ नेवर इन डाउट, मगर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं खास तौर पे काफ़ी स्क्रैची प्लास्टिक्स आपको पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर महसूस होंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच है तो ये थोड़ा सा एक पैडेड सा हिस्सा है, और ये जो आपकी जो डोर कार्ड्स हैं उनका ऊपर टॉप वाला हिस्सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो अच्छी चीज़ें ये है, आर्म रेस्ट जो है डोर के अंदर बड़ा अच्छा प्रॉपर सा बनाया हुआ है, और जो दोनों पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में जो आर्म रेस्ट है वो भी बड़ा प्रॉपर है। उसके अलावा यहाँ पे एक बीच में कप होल्डर भी दिया हुआ है, और उसके अलावा आगे भी हमारे पास यहाँ पे नीचे स्टोरेज बड़ी अच्छी है। जो इसके क्लाइमेट कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं, क्योंकि इसी रोटरी डायल के ज़रिए आपने सारा का सारा कंट्रोल करना होता है। अब यहाँ पे इस वक्त आया हुआ है एयर के ऊपर, मैंने वो एयर स्पीड के ऊपर, और जब आप इसी डायल को अगर आप इस तरफ राइट की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये टेम्परेचर पे आ गया,
और अगर आप फिर इसे राइट की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये मुख्तलिफ मोड्स के ऊपर आ जाएगा कि आपने नीचे चाहिए, आपको हवा ऊपर चाहिए या फेस के ऊपर चाहिए। तो ये बड़ा मुझे यूनिक इसकी लगी थी। बल्कि जब मैं पहली दफ़ा गाड़ी के अंदर बैठा था मुझे समझ ही ना है कि मैंने एयर फ्लो पे किस तरह जाना है और टेम्परेचर पे किस तरह जाना है। फिर मुझे है ना यहाँ पे एरोस से पता चला कि इस तरफ आप डायल को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी ये यूनिक लगा था। और उसकी फ़ायदा क्या हुआ है कि सारी की सारी रोटरी डायल के अंदर सब फंक्शंस देने का कि यहाँ पे आप देखें सिर्फ बटन्स 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, उसके अलावा कोई और बटन्स नहीं है। तो बहुत इधर क्लटर बहुत कम है। और आप बल्कि पूरे के पूरे इस सेंट्रल कैबिन के अंदर देखें आपको बटन्स बहुत कम नजर आते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी के जो कंट्रोल्स है वो इंटीग्रेट हुए हुए हैं। और जो हमारे ड्राइविंग मोड्स हैं वो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली दिए हुए हैं। तो वी हैव 3 ड्राइविंग मोड्स, पावर, इको एंड ईवी, जिस तरह प्रियस के अंदर होते हैं। स्टीयरिंग व्हील का जो स्टाइल है वो बिल्कुल वही है जो कि एक्वा और प्रियस के अंदर आता है। यहाँ पे यू हैव योर डिस्प्ले, योर ट्रिप, और आप अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपके मल्टीमीडिया के हवाले से फंक्शंस है। अगर ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन जी टोरिंग होती तो यहाँ पे नीचे हमें एक क्रूज कंट्रोल का भी आ जाता, मगर इसके अंदर वो फंक्शन नहीं है। इसके अलावा कुछ एक दो जो अच्छी फीचर्स, यूनिक फीचर्स इसके अंदर हैं। एक इसके अंदर यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स हैं। तो प्रैक्टिकलिटी अगर बात करें तो आप प्रियस की किसी भी वर्जन में बैठ जाएं, सादी प्रियस में बैठ जाएं, एक्वा में बैठ जाएं या अल्फा में बैठ जाएं, फ्रंट पैसेंजर्स को कभी भी स्पेस की शिकायत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे आराम से अपने लिए कंफर्टेबल हो सकता हूँ और प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट, गाड़ी की सीटिंग की हाइट की भी एडजस्टमेंट हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है एंड एवरीथिंग। जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है उसका भी रीच भी है और इसका यूं टेलीस्कोपिक भी है। एक दो पिछला स्पेस भी देख लेते हैं गाड़ी का कैसा है। तो पहली तो बात ये है कि आप इसको यहाँ से, आपके पास ये लीवर है जिसके ज़रिए आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं बड़ी आराम से। और उसके अलावा आप अपनी सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ये आपकी सीट्स हैं ये रनर्स के ऊपर हैं, इसकी वजह से आप इन्हें यू कैन स्लाइड देम फॉरवर्ड एंड यू कैन स्लाइड देम बैक एज वेल। तो इस वक्त ये पूरी अपनी फर्दस्ट बैक पोजीशन पे आई हुई है। ड्राइवर सीट मेरे मुताबिक सेट हुई हुई है। मैं ज़रा अपनी रिक्लाइन कर लूँ थोड़ी सी सीट, तो देयर इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। मैं बड़ी आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, बल्कि ड्राइवर सीट में थोड़ी और भी गुंजाइश है आगे होने के लिए। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मतलब अच्छी ठीक ठाक जगह है। पैसेंजर सीट थोड़ी ज़्यादा आगे हुई है, मगर आई वुड से कि यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, तो काफ़ी, बल्कि आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड पिछली सीट की कंफर्ट के हवाले से भी और स्पेस के हवाले से भी। एक मेरे पास जो रिक्लाइनिंग सीट्स भी हैं और मैं इनको बिल्कुल पीछे की तरफ भी कर सकता हूँ। जो ये एडेड प्रैक्टिकलिटी है ये मुझे बहुत पसंद आई है। तो बड़ी आइडियल फैमिली कार है। स्पेस काफ़ी अच्छी है पीछे बच्चों के लिए बैठने के लिए एंड इवन एडल्ट्स। आपने अगर ट्रैवल करना हो तो दिस कार वुड बी रियली रियली गुड। प्रैक्टिकलिटी इज़ रियली इम्प्रेसिव। जो सबसे मेन सेलिंग पॉइंट हमेशा प्रियस का होता है वो होती है उसकी फ्यूल इकोनॉमी। और प्रियस अल्फा की भी, इवन दो इट्स मच बिगर एंड प्रोबेबली अ लिटिल बिट हैवियर एज वेल, इसकी भी फ्यूल इकोनॉमी हैज़ बीन रियली रियली इम्प्रेसिव। तो मैंने इस गाड़ी को बड़ा डिटेल में इसको टेस्ट किया है और मैं आपको सारा बताता हूँ कि व्हाट हैव बीन माई फाइंडिंग्स ऑफ द रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी। तो ये मैंने गाड़ी बड़ी एक्सटेंसिवली टेस्ट की है क्योंकि मेरे पास ये 3-4 दिन के लिए गाड़ी थी। तो मैंने इस गाड़ी को 196 किलोमीटर चलाया हुआ है और इसने मुझे जो ओवरऑल कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी दी है वो है 17.1 किलोमीटर पर लीटर। अब ये आप आजकल की गर्मी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हब्स पे है और एसी के अलावा तो गुजारा हो नहीं सकता क्योंकि वी आर इन मिड सितंबर, अच्छी खासी गर्मी भी है। तो गाड़ी ने ये परफॉर्मेंस दी है प्योरली शहर के अंदर। और ये इसके अंदर गाड़ी ने स्कूल रन भी किया है, कई दफ़ा गाड़ी खड़ी रही है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद गाड़ी ने 17.1 की बड़ी ज़बरदस्त फ्यूल इकोनॉमी दी है। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर क्या असल फ्यूल इकोनॉमी हाइब्रिड गाड़ियां देती हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक इंडिकेशन है कि जी अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को देखें जहां पे गाड़ी खड़ी भी होएगी, जहां पे आप बड़ी देर एसी चलाए रखेंगे, गाड़ी को मूव नहीं करेंगे, या आप सिग्नल पे खड़े हों या प्योरली शहर के अंदर ड्राइविंग हो, तो अगर आप उसे फ्यूल इकोनॉमी को देखते हुए अगर चलाएंगे तो आप 17 तक ले सकते हैं एवरेज। क्योंकि अमूमन जिस तरह वीडियोस भी जब मैं भी बनाता हूं तो अमूमन ये होता है कि मैं कोशिश करता हूं और मैं आप लोगों को बता भी रहा होता हूं कि मैं मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी ले रहा हूं, जिसकी वजह से कई दफा लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद अगर गाड़ी 30 की एवरेज दे रही है तो उसे हर सूरत 30 की एवरेज देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड योर ड्राइविंग स्टाइल। तो अब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, तो चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ फ्यूल इकोनॉमी के बारे में भी गाइड करता हूँ एंड लेट्स सी कि गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी देती है बाय द एंड। चलिए अब हम गाड़ी की ड्राइव शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले मैं गाड़ी का ये फ्यूल इकोनॉमी मैंने आपको दिखा दी है, तकरीबन 17 तक दे रही थी गाड़ी, तो इसको एक दफ़ा हम ज़ीरो कर लेते हैं ताकि मैं आइडियल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी जहाँ पे स्टॉप एंड गो ट्रैफिक ना हो और बड़ी फ्लो में ट्रैफिक चलती जाए और मैं गाड़ी खड़ी ना रखूं और कोशिश करूं मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी आए, वो भी आप लोगों के सामने आ जाए एक इंडिकेशन। मगर ये कि आपने इसको नहीं देखना कि आपकी गाड़ी, अगर आप अपनी गाड़ी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस फ्यूल इकोनॉमी को नहीं देखना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि गाड़ी मैक्सिमम कितनी फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप पहले कभी प्योर हाइब्रिड गाड़ी के अंदर नहीं बैठे तो आपको एक जो क्वाइटनेस महसूस होगी ना, जब खासतौर पे गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, जिस तरह गाड़ी अभी ईवी मोड के ऊपर चल रही है, तो आपको जो तकरीबन ईरी आपको साइलेंस महसूस होती है क्योंकि इंजन की कोई आवाज नहीं होती। द इंजन इज समथिंग दैट वी डोंट नॉर्मली नोटिस, क्योंकि इंजन की हमेशा एक हम रहती है आम पेट्रोल गाड़ी के अंदर। तो वो जब आप हाइब्रिड के अंदर आते हैं और बिल्कुल खामोशी जब हो जाती है तो उसकी वजह से जो इसकी रिफाइनमेंट है वो काफी इंप्रेसिव हो जाती है। आम गाड़ियों की निस्बत हाइब्रिड गाड़ी की रिफाइनमेंट हमेशा थोड़ी आपको ज्यादा महसूस होती है। तो वैसे अगर आपने कभी प्रियस के अंदर बैठने का अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो तो गाड़ी बहुत अच्छी, इसकी जो सस्पेंशन है एज यू वुड एक्सपेक्ट टोयोटा की अमूमन सॉफ्ट ही होती है, नथिंग गियर्ड टुवर्ड्स एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कंफर्ट। कोई इसमें स्पोर्टीनेस या कोई स्पोर्टी एज आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ कार डिजाइंड फॉर कॉर्नरिंग और एनीथिंग, दिस इज डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर फैमिली इन कंफर्ट एंड सेफ्टी। तो हमारी सड़कों के हवाले से तो दिस इज परफेक्ट। अभी ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरा हूँ, इट वाज ब्यूटिफुली कुशन्ड। पाकिस्तान की रोड्स के हवाले से टोयोटा की गाड़ियां अमूमन आइडियल होती हैं, इवन इफ दे आर जेडीएम्स। दूसरा, लाइक आई सेड, बाहर का शोर आपको बहुत कम आता है। वैसे ही फिट फिनिश कैबिन की अच्छी होती है, जिसकी वजह से विंड नॉइज और रोड नॉइज कम आती है, इंसुलेशन ज्यादा आपको महसूस होती है। ऊपर से हाइब्रिड होने की वजह से गाड़ी का जब इंजन बंद होता है आपको वो और ज्यादा चीज जो है वो एक्सेंचुएट हो जाती है। तो गाड़ी मतलब ओवरऑल रिफाइनमेंट में तो यार इट इज रियली रियली इंप्रेसिव। तो इस गाड़ी की कंपटीशन में क्या चीजें आती हैं, टू बी ऑनेस्ट नॉट अ लॉट। पाकिस्तान के अंदर एक वो होंडा स्पाइक या होंडा फ्रीड हाइब्रिड है, वो आई थी, मगर फ्रीड हाइब्रिड जो कि ज्यादा इंपोर्ट हुई थी वो हुई थी जो प्रीवियस जेन वाली थी, द वन दैट वाज द GP3 वर्जन, और वो जो है वो सेमी हाइब्रिड होती थी, वो प्योर हाइब्रिड नहीं होती थी। तो रियली देयर वाज नॉट एनी गुड ऑल्टरनेटिव टू द प्रियस अल्फा। और अगर कोई गाड़ी करीब आती थी एक ऑल्टरनेटिव होने की तो वो टोयोटा की अपनी गाड़ी थी, द सिएंटा। तो उस हवाले से मतलब इट डिडंट फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन पाकिस्तान। मगर शायद पाकिस्तान में ये इतनी ज्यादा कॉमन ना होने की बड़ी वजह ये है कि इसकी जो, इवन दो उन्होंने अपनी तरफ से प्रैक्टिकलिटी बढ़ाई है विद द एक्स्ट्रा 7 सीटर ऑप्शन, मगर जो आखिरी 2 सीट्स थी वो ज्यादा यूजेबल नहीं थी। तो उसके अंदर मुश्किलों से बच्चे बैठ सकते थे, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक कि बायर्स वुड रियली अप्रिशिएट दोज एक्स्ट्रा 2 सीट्स। उसकी जगह जो रेगुलर प्रियस है इट वाज मच मोर पॉपुलर, क्योंकि उसकी जरा लुक्स भी थोड़ी बेहतर थी और ये कि स्पेस के हवाले से तो रेगुलर प्रियस कभी भी लैकिंग नहीं थी। तो वही मैं आप लोगों से जो बात करने लगा था कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जरा नॉर्मल रखना चाहिए फ्यूल इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि अभी गाड़ी अगर 43 की, अब जिस तरह आप देख लें 2 किलोमीटर गाड़ चुकी है और गाड़ी की 38.3 की फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर ये वाली फ्यूल इकोनॉमी लेना मुश्किल होता है। तो मगर हम अपना एक दफा रन थोड़ा सा पूरा करते हैं, 5-6 किलोमीटर हम चलाते हैं, लेट्स सी कि कहाँ तक गाड़ी हमें फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है। तो मेरे चैनल के एक और माइलस्टोन भी मैंने रीच किया था और उसका मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो वी रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स और उसके बाद वेरी क्विकली वी गॉट अप टू 1500 सब्सक्राइबर्स नाउ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इट रियली इज लाइक रियली हार्ट वार्मिंग कि आप लोगों ने इतना जो सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, क्योंकि आई एम जस्ट वन रेगुलर गाय जिसको सिर्फ गाड़ियों का शौक है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, ना मुझे मतलब ये मैंने कोई इसके हवाले से कोई पढ़ाई की हुई है ना कुछ, बस सिर्फ एक इंटरेस्ट है गाड़ियों का। तो आप लोग उसके साथ शेयर करते हैं मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं एंड वी बोथ लर्न टुगेदर, क्योंकि आप लोग कई दफ़ा जब कोई मैं गलती कर लेता हूँ वीडियोस के अंदर तो आप लोग बताते हैं, सो दैट्स वेरी यूजफुल। तो कम्युनिटी इसी तरह ही बनती है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊँ और आप लोग बताएं कि कहाँ पे मेरी गलती हो इन अ वेरी, और अमूमन मैंने देखे मेरे कमेंट्स जो अमूमन है, इवन दोज पीपल हु आर पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स, दे आर रियली पॉजिटिव, और हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बन रही है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो जी मैंने अपना अब ये फ्यूल इकोनॉमी रन ख़त्म किया है।
तो गाड़ी 4.9 किलोमीटर्स चलाई है मैंने और 30.8 किलोमीटर्स पर लीटर की इसने फ्यूल इकॉनमी दी है। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आपने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको नॉर्मली रखना है। ये इस टाइप की फ्यूल इकॉनमी आप हर सिचुएशन के अंदर नहीं ले सकते। ये जिस तरह आपकी गाड़ी 70 या 80 पे आप चला रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड आपको मिल रही है और वहाँ पे आपकी गाड़ी कभी ईवी मोड पे आती है, फिर इलेक्ट्रिक पे आती है, कभी आपकी ईवी मोड पे आती है, फिर आपकी इंजन कभी स्टार्ट होता है, चार्ज होता है, दोबारा आप ईवी पे आने का आपको मौका मिलता है। तो ये उस टाइप की सिनेरियो के अंदर आप इस तरह की फ्यूल इकॉनमी अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल। मैक्सिमम जो आप फ्यूल इकॉनमी इस तरह की भी ले सकते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का मकसद ये है कि इस गाड़ी के अंदर मुकम्मल कैपेबिलिटी है अच्छी फ्यूल इकॉनमी लेने के लिए, जिस तरह की आप प्रियस से ले सकते हैं या एक्वा से ले सकते हैं। क्वाइट सिमिलर, क्वाइट कंपैरेबल। तो अभी तक मैं गाड़ी इको मोड पे ही चला रहा था, आप इसको पावर मोड पे भी करके देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। अब हम अपनी फ्यूल इकॉनमी को जरा अच्छे तरीके से खराब करते हैं। तो गाड़ी 140 हॉर्स पावर है और ठीक ठाक इसका पंची इंजन है। आई डोंट एग्जैक्टली नो द टॉर्क फिगर्स, मगर अमूमन हाइब्रिड गाड़ियों की टॉर्क फिगर्स अच्छी होती हैं। बल्कि किसी को अगर कॉमेंट्स में पता हो तो जरूर टॉर्क फिगर बता दें गाड़ी की क्या है। तो गाड़ी बहुत पंची है, आपको मिड रेंज में बड़ी अच्छी महसूस होती है और जो सीवीटी है वो बड़े अच्छे तरीके से उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा गैप है तो बड़ी इंस्टेंट उसकी एक्सेलरेशन होती है गाड़ी की। तो सीवीटी है जिसको कोई किक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही एक इलेक्ट्रिक असिस्ट भी है, तो गाड़ी को आपको रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा इमीडिएट महसूस होता है। सो इवन दो इट्स क्वाइट अ बिग कार, मगर ठीक ठाक इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। मतलब आप इट्स क्वाइट डिसेप्टिव। मेरे हिसाब से तकरीबन 11-12 सेकंड में ये 100 भी मार लेगी एंड इट्स निपी इनफ। मतलब आपको कहीं पे भी ये गाड़ी आपको ऐसा नहीं महसूस होएगा कि इसके अंदर पावर ज्यादा होती तो गाड़ी जरा बेहतर होती। इसको मैंने रिंग रोड के ऊपर भी चलाया था और मैंने बल्कि उधर उसको थोड़ा खींचा भी था, वैसे ही थोड़ा सा एक छोटे से स्ट्रेच के लिए। तो गाड़ी पुल करती है बड़ी आराम से, 140 तक ऐसे जाती है जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो आपको पावर के हवाले से कोई शिकायत नहीं होगी एंड स्पेशली द टॉर्कीनेस ऑफ दिस यूनिट वो आपको खास तौर पे इट विल शाइन थ्रू। अब रियली ऑफ द लाइन भी है ना, गाड़ी निकलती है। एक और जो इस गाड़ी की खास बात है जो कि टोयोटा की अमूमन गाड़ियों के अंदर आ जाता है कि आप ये गाड़ी की माइलेज देखें, 1,80,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है और इसकी जो फील है वो बिल्कुल आपको ऐसा महसूस नहीं करवाती। अब इवन लुक एट द स्टीयरिंग व्हील, द डैशबोर्ड, एंड आप लोगों को बस वीडियो के अंदर तो मुश्किल है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, मगर अमूमन गाड़ियां जब इतना ज़्यादा चल जाती हैं तो उनके डैशबोर्ड के अंदर या सीटों के अंदर या कुछ एरिया से आपको स्क्वीक्स और रैटल्स की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर नहीं आ रही। सो दिस इज अ टेस्टिमेंट टू टोयोटा's रिलायबिलिटी एंड देयर बिल्ड क्वालिटी। रिलायबिलिटी की बात आप लोगों के साथ भी इधर करनी ज़रूरी है क्योंकि प्रियस के अंदर और एक्वा के अंदर दो मसाइल आते ही आते हैं और वो है एक जो हाइब्रिड बैटरीज है इवेंचुअली वो रिप्लेस होने का मसला उनका आता ही है, और दूसरा एक और चीज है जो कि आजकल बड़ा क्रॉनिक मसला हुआ है क्योंकि उसकी शॉर्टेज भी हुई है और वो है जो इसका एबीएस यूनिट होता है। क्योंकि एबीएस यूनिट जब फेल हो जाता है उसके बाद अगर आप उसी तरीके से गाड़ी को चलाते रहें तो ये मेरा ख्याल है काफी हाई प्रेशर सिस्टम होता है जिसकी वजह से इवेंचुअली ये बिल्कुल ब्रेक लगती ही नहीं है आपकी गाड़ी की, जिसकी वजह से आपको जो ये एबीएस यूनिट है उसको रिप्लेस करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसकी ये एक थोड़ा सा एक मसला आता है। जो भी टोयोटा की हाइब्रिड जिन्होंने एक्सटेंसिव पीरियड के लिए रखी है, मैंने भी एक जमाने में प्रियस रखी थी तो उसकी बैटरीज का इवेंचुअली मसला आ गया था। मगर अगर इफ यू ड्राइव सब्सटैंशियल किलोमीटर्स इन अ ईयर तो आपको वो सेविंग तो बड़ी आराम से हो जाती है दोबारा। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए का खर्चा होता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद अब 1.5 लाख का होता है, आई एम नॉट श्योर। तो इतने में गाड़ी की हाइब्रिड बैटरीज जो है रिप्लेस हो जाती हैं। और अमूमन अगर आपको बैटरी पैक अच्छा मिल जाए तो आई थिंक इट्स क्वाइट सेफ टू अस्यूम कि 4 से 5 साल तो जरूर निकाल लेता है।
तो ये एक दिस इज़ समथिंग टू नोट कि जब भी लोग, अगर आपने यूज्ड गाड़ी खरीदनी है ना, तो किसी भी हाइब्रिड का कोई एक्सपर्ट हो ना, उसको एक गाड़ी ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा लें कि जी गाड़ी के अंदर कोई मसला ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आप ओवरलुक कर रहे हो। कई तो बहुत सिंपली है ना, गाड़ी की जो वोल्टेजेस ही अगर चेक कर लेना स्कैनर से, तो आपको पता चल जाता है कि कोई आपका सेल वीक तो नहीं है। कभी कभार जो बीच वाले सेल होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, कोई इस टाइप का मसला तो ना हो। तो अगर कोई अच्छा, अगर आपके हाइब्रिड का कोई मैकेनिक हो जिसके पास एक अच्छे स्टैंडर्ड का अगर स्कैन टूल हो, तो गाड़ी को कोई भी आप यूज्ड गाड़ी खरीदने से पहले उसको स्कैन टूल जरूर लगवा के और चेक करवा लीजिए। उसकी दूसरी बात आती है एबीएस यूनिट की। एबीएस यूनिट की मैंने एक रिलायबल सोर्स से मुझे पता चला है कि अमूमन पाकिस्तान के अंदर क्यों फेल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अमूमन लोगों का ब्रेक फ्लूइड का क्या होता है, वो उसे टॉप अप कर देते हैं। कोई रिप्लेस करने का ब्रेक फ्लूइड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपको अपनी ब्रेक्स को हर 30,000 किलोमीटर बाद उसको पूरे के पूरे सिस्टम को ब्लीड आउट करवाएं और अपना नया ब्रेक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन के अंदर लेके आएं। क्योंकि मेरा ख्याल है जो एबीएस यूनिट है ये थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से जरा सा भी मॉइस्चर आ जाता होगा तो यूनिट जो है वो फेल हो जाता है। सो एनीवन वाचिंग दिस वीडियो जिसके पास एक्वा हो, प्रियस हो या अल्फा हो, तो जरूर उसका आपने जो ब्रेक फ्लूइड जो है उसको रिप्लेस करवाएं। एक चीज जो मैंने इस गाड़ी का नोटिस किया है कि इसका जो टर्निंग सर्कल है वो एब्सोल्युटली मैसिव है। तो अमूमन जगहों पे आपको यू टर्न मारते हुए बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे तो काफी वाइड जगह थी, इसलिए आराम से मैंने काट लिया, वरना कई दफा है ना आगे पीछे गाड़ी को करना पड़ जाता है। तो ये इसका है, देयर समथिंग टू नोट अबाउट दिस कार। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं अब एक रेगुलर अपलोड स्केड्यूल बना लूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड इंशाल्लाह विल सी यू वेरी सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।